गुड इवनिंग प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर लगभग मोर देन 50% कवर हो गया। तो आज अगर हम लोग थोड़ी मेहनत करेंगे तो हो सकता है चैप्टर बिल्कुल ख़त्म पे आ जाए। एंड 100% तो नहीं, क्योंकि तुम में से कुछ लोग रोने लगते हो बाद में। एनाटमी ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज। एनाटमी ऑफ डाइकॉट और मोनोकॉट रूट। इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है अब से, तो मोनोकॉट और डाइकॉट, रूट, स्टेम और लीव, इतनी चीज़ें हमें पढ़नी है। तो चलिए हेडिंग डालिए। अब यहाँ पर देखिए, ये है एक ट्रांसफर सेक्शन। ट्रांसफर सेक्शन का मतलब क्या है देख लीजिए। ट्रांसफर सेक्शन का क्या मतलब होता है, यहाँ से देखिए। इस तरीके के सेक्शन को कहते हैं ट्रांसफर सेक्शन। कैसा सेक्शन, समझ में आ रही है? तो ये कोई ऐसे रोड रही होगी, इसको ऐसे काट दिया, ओके। अब इसका हम लोग अगर ये जो भी चीज़ है, अगर इसका हम सिर्फ इतना पार्ट पढ़ लें तो इसी की स्लाइसेस अरेंज करते जाएंगे तो सारा सेंटर से लेकर के सरकमफेरेंस तक सारी सेल का अरेंजमेंट पढ़ लेंगे कि नहीं पढ़ लेंगे? तो हम लोग इसी तरीके से पढ़ने वाले हैं, ओके। चलिए, ये केवल आपको समझाना था कि ये चीज़ है क्या एक्चुअल में, वो मैंने आपको वहाँ पर दिखाने की कोशिश की। चलिए हेडिंग डालिए, टीएस ऑफ डाइकॉट रूट। और यहाँ पर हम कौन सी रूट लेंगे, कौन से प्लांट की स्टडी कर रहे हैं? सनफ्लावर की। किसकी कर रहे हैं? सनफ्लावर। ठीक है। अब चलिए, मैं थोड़ा सा आपके साथ ही बनाता जाऊंगा डायग्राम, ताकि आपको जो है आता रहे। ओके, आपको भी बनाना है। ये देखिए, इस तरीके से कैम्बियम रिंग बनती है। हालांकि आपके सिलेबस से हटा दिया गया है सेकेंडरी ग्रोथ, वरना मैं आपको इसको बताता, लेकिन थोड़ा सा बता दूंगा अगर समय बचेगा तो। देखिए, टीएस ऑफ, इसमें हमें तीन चीज़ देखने को मिलता है। सबसे बाहर है, इसके बाद है यही, इसके बाद क्या आ गया? स्टील। क्या आ गया? स्टील। स्टील शब्द में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो कहेंगे हम लोगों ने पहले पढ़ा था एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकल, ये सारी चीज़ें किस में आ रही थी? स्टील में। पढ़ाया है ना, पहले बता भी चुके हैं स्टील के बारे में। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको ग्राउंड टिश्यू पढ़ाया था, ग्राउंड टिश्यू पढ़ाया था, और वहाँ मैंने आपको पढ़ाया था पेरिसाइकल, पिथ और मेडुलरी रेज। ये सब किस में आते थे? स्टील में। जिसको नहीं पता वो लिख लें। स्टील का मतलब आता है पेरिसाइकल, पिथ, मेडुलरी रेज, ठीक है। चलिए, पेरिसाइकल, पिथ और मेडुलरी रेज। मेडुलरी रेज सेकेंडरी ग्रोथ में लिख लो बेटा, पेरिसाइकल, पिथ, मेडुलरी रेज, ठीक है। चलें आगे। बस अब यहीं से बहुत सारी चीज़ें हमें समझनी चाहिए। हेडिंग डालिए, एपिडर्मिस। लिखिए, आउटर मोस्ट लेयर। एपिडर्मिस इज आउटर मोस्ट लेयर, और इसी को कहते हैं एपिब्लेमा। चाहे एपिडर्मिस बोले चाहे एपिब्लेमा बोले, एक ही बात। होता क्या है कि एपिब्लेमा की कुछ सेल्स
many cells protrude or they form unicellular root है। अब यहाँ पर इस तरीके से डायग्राम में देखिएगा, यहीं पे मैं डायग्राम की तरह आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये भैया है आपका रूट है। एपिब्लेमा या एपिडर्मिस। चलिए हेडिंग डालिए कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में सबसे पहली बात लिखिए, इट इज मल्टी लेयर्ड एंड composed of thin walled parenchyma with intercellular space। और इसकी जो इनर मोस्ट लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, इसको हम क्या कहते हैं, एंडोडर्मिस। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया, नोट करिए। डन। चलिए हेडिंग डालिए। क्या मैंने आपको ये चीज़ें पढ़ा रखी हैं, पेरिसाइकल, पिथ, ये सब लिखवाया था। उसमें एक चीज़ और लिख लीजिए, वेस्कुलर बंडल, वो शायद छूट गया था। कंजक्टाइव टिश्यू या वेस्कुलर बंडल लिख लीजिए। दो चीज़ और ऐड कर लीजिए उसमें, स्टील के बारे में। लिखवाया ना स्टील। चलो पढ़ें। हेडिंग डालिए एंडोडर्मिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट लिखिए, लिखवा रखा है ऑलरेडी, दैट इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स।
लिखिए लिखिए it comprises a single layer single layer बैरल जानते हैं, पिक्चरों में देखा है बैरल, जिसमें बड़े बड़े टम्बलर्स होते हैं जिसमें अल्कोहल लेकर के जाते हैं, स्टोर भी करते हैं, बैरल शेप सेल्स। और बस यहीं पर लिखो इंटर सेलुलर स्पेस एब्सेंट, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट। लिखो अब तुमने जो कैस्पेरियन स्ट्रिप वो बनाया था, एंडोडर्मिस बनाई थी, याद है तुम लोग को? ऐसे बनाई थी ना, येलो कलर की। यहाँ पर ऐसे लाइन बनाओ, देखो उनके बीच में ऐसे लाइन बना दो। इसको लिखो टेंजेंशियल एंड रेडियल walls of endodermis have waxy deposition, और इस वैक्सी डिपोजिशन को कहते हैं सुबेरिन। ठीक है, एंड दिस सुबेरिन is present in form of Casparian strips। तो एक्चुअली ये तुमको लाइन जैसा दिख रहा है, ये है क्या? कैस्पेरियन स्ट्रिप। ये वैक्स है ना, तो वाटर पोलर की नॉन पोलर, तो पानी के लिए परमेबल की इम्परमेबल। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक नोट करो। लिखो मेक इट वाटर इम्परमेबल। अब इसके ऊपर तुमने जो कुछ भी पढ़ा था वो था कॉर्टेक्स, है ना, और उसके बाद तुमने जो कुछ पढ़ा था वो एपिडर्मिस था। ऐसे ही कुछ था। अब इसके बाद फिर से पैरेनकाइमेटस टिश्यू का अरेंजमेंट होगा, लेकिन ये जो अब पैरेनकाइमेटस टिश्यूज़ होंगी ये थिन वॉल्ड होंगी कि थिक वॉल्ड? क्या होंगी? थिक वॉल्ड। लिखो, चलो नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। कैस्पेरियन स्ट्रिप समझ में आ गया? ये देखो
देख लो डायग्राम, देख लो। ये देखो, ये ब्लैक वाली चीज़ दिख रही है, ब्लैक वाली चीज़ दिख रही है, और ये ब्लैक वाली चीज़ देखो सरकमफ्रेंस के अलॉन्ग भी लगी हुई है कि नहीं। चलो अब मेरी बात को समझिएगा, यहाँ से मैं समझाता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे सीन क्या हो रहा है, क्यों मैं ये बातें कर रहा हूँ ना, तो एक्चुअली हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, देखिए। ये है मान लीजिए वाटर, क्या है, वाटर। अब वाटर के आने का रास्ता एक तो ये है कि यहाँ से इस सेल में जाए, फिर इस सेल से इस सेल में, इस सेल से इस सेल में, इस सेल से इस सेल में, और इसके बाद यहाँ है। इसके पास जो दूसरा रास्ता है पानी का जाने का, वो है कि इनके बीच में जो गैप है, किसी सेल के अंदर नहीं गया है, गैप के बीच इस बगल बगल से, सेल वॉल के बगल बगल से होता हुआ यहाँ तक आया। यहाँ तक तो आ गया, लेकिन क्योंकि यहाँ पर खाली जगह थी तो इसको जाने का रास्ता मिल रहा था। लेकिन अब एक बात बताना, इसके आगे ये इस जगह को पार करके नहीं जा पा रहा था। क्यों नहीं जा पा रहा था? क्योंकि यहाँ जो दो सेल के बीच की जो खाली जगह थी वो खाली नहीं है, वहाँ पर वाटर इम्परमिएबल मेम्ब्रेन है। क्या है? तो उसको क्रॉस करके वो जा नहीं सकता। ऐसा नहीं लग रहा बैरियर लगा है, ऐसा नहीं लग रहा बैरियर लगा है, और ये बैरियर को वो क्रॉस नहीं कर सकता, जिसकी वजह से ये इस तरीके के पाथवे को कहते हैं एपोप्लास्ट, और इसको कहते हैं सिम्प्लास्ट। तो एपोप्लास्टिक पाथवे में कोई एनर्जी खर्च नहीं होगी। अरे यार देखो ना, जैसे तुमको समझना मेरी बात को। जैसे एक नियम है कि तुम आए, मेट्रो स्टेशन देखा है? मेट्रो स्टेशन में जहाँ टिकट काउंटर है वहाँ तक तो फ्री है ना, आओ जाओ कुछ ना करो। लेकिन मेट्रो स्टेशन से प्लेटफॉर्म तक जाने के लिए तुम्हारे पास टोकन होना चाहिए ना। लेकिन मेट्रो के बाहर, जैसे मेट्रो में गए, मेट्रो के स्टेशन पे, तो मान लो वहाँ जंबो किंग है या कोई भी छोटा मोटा रेस्टोरेंट है जो स्टेशन के बाहर साइड ही है, कंपाउंड में होता है ना, वहाँ तक है तो कोई पैसा लगेगा क्या? फ्री में गए, बैठे हैं एसी की हवा खा रहे हैं। लेकिन अगर तुमको ट्रैवल करना है तो तुमको क्या लेना होगा? टोकन। इसका मतलब क्या है? ये जो एपोप्लास्टिक पाथवे है ये पैसिव पाथवे है। कैसा पाथवे है? इसमें कोई एनर्जी की ज़रूरत। तो यही रीज़न भी है कि जो ये मरी हुई लकड़ियाँ, ये लकड़ियाँ जिनसे कोई वुड है, आपने अलमारी और कुछ बनाते हैं, तो इसको भी पानी मिलता है तो ये फूल जाती है। क्यों फूल जाती है? क्योंकि सेल के आसपास जो खाली जगह है वहाँ पे पानी आराम से भर सकता है। लेकिन तुम लोग ने सुना होगा कि भैया पक्की लकड़ी का इन्होंने बनवाया, बारिश में भी नहीं ख़राब होती। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि ऊपर की जो लेयर है वो तो एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स वोर्टेक्स कच्ची लकड़ी का पार्ट है। लेकिन जब हम पक्की लकड़ी की बात करते हैं तो फिर वहाँ पे शुरुआत होती है एंडोडर्मिस, पेरीसाइकल, पित्त। इनका जो पैरेनकाइमा है ये थिक वॉल्ड है, तो इसमें पानी जल्दी घुस नहीं पाएगा, और इसके अंदर ऑलरेडी चीज़ें स्टोर्ड हैं तो इसमें और जगह है भी नहीं। तो एपोप्लास्टिक पाथवे कैसा है? पैसिव। लेकिन सिम्प्लास्टिक पाथवे जैसे, अब समझो इस बात को, यहाँ पर तो कह रहे सर ऐसे तो जाइलम तक कभी पानी नहीं पहुँचेगा सर। अब पानी को अंदर जाना है, एंडोडर्मिस को क्रॉस करना है, तो उसको पैसा खर्च करना पड़ेगा। क्या खर्च करना पड़ेगा? और कौन सा पाथवे यूज़ करना पड़ेगा? सिम्प्लास्टिक। कौन सा? सेल टू सेल। अब देखना होगा क्या, ये सेल थी, ये कैस्पेरियन स्ट्रिप थी, तो पता है क्या होगा कि पानी को आएगा, ये पानी आएगा और ये सेल वॉल को क्रॉस करके, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके साइटोप्लाज्म में आएगा। इसमें आएगा,
और साइटोप्लाज्म में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक जगह रुके रहते हैं कि घूमते रहते हैं? इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। क्या कहते हैं? अभी गरबा करेंगे ना, आने वाला है, नवरात्रि आने वाली है, तो क्या होता है उसमें गोल गोल घूमती रहती है, तो वो बिना एनर्जी के होगा क्या? एनर्जी लगेगी। और अगर किसी और को भी उसके साथ घूमना है तो उसको भी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, डांडिया वाला। तो वो वहाँ पे जाने के लिए भी पैसे, टिकट लेने पड़ते हैं, पता है? तो चलेंगे, हाँ यही करना, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। तो कैसा प्रोसेस है? एक्टिव प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? तो इसका मतलब क्या है कि ये मॉलिक्यूल यहाँ घूम रहा है, तो अगर इसको इस पार तक आना है दूसरी सेल तक, तो पहले ये यहाँ लगेगा, इसके साथ घूमेगा, यहाँ पहुँचेगा, फिर पानी बाहर आ गया। तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, इसका मतलब क्या है? एंडोडर्मिस से वैस्कुलर बंडल तक आने का पूरा रास्ता कैसा होता है? सिम्प्लास्टिक। कैसा? अब आपको ये क्यों नहीं आता, इसके पीछे का रीज़न बताएं। पहले एक चैप्टर हुआ करता था ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, आपके सिलेबस से हटा दिया गया, बच्चों को पता ही नहीं है। एक्टिव पैसिव क्या होता है, ये सब समझ में आ गई बात? कोई बात नहीं। अब समझ में आया कि एक एस्पिरिन स्ट्रिप की क्या बात है? चलिए ये वाला पार्ट मैंने आपको पढ़ा दिया। अब लिखिए पेरीसाइकिल। लिखिए थिक वॉल्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स। थिक वॉल्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स। Initiation of lateral root. Initiation of next to endodermis. Initiation of lateral root and vascular cambium अच्छा, लेटरल रूट और वैस्कुलर कैम्बियम की ज़रूरत कब होगी बताओ? एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। तो इट टेक्स पार्ट इन इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट एंड वैस्कुलर कैम्बियम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ। ओके हो गया ना? अब आती है काम की बात, जल्दी नोट करो, हेडिंग डालिए कंजक्टाइव टिश्यू। These are parenchymatous cells present between xylem and phloem. यहीं से इम्पोर्टेंट एक और बात, पित्त is small and inconspicuous.
इट इज स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिशियस। चलो अब आते हैं अपने काम की बात पर। इनकॉन्स्पिशियस, ये बनाओ। ये इस डायग्राम में अगर कुछ नहीं बनाना है तो मत बनाओ, लेकिन अगर आपको बनाने का मन हो तो कंजक्टाइव टिश्यू जरूर बना लो। आप कहेंगे ये बड़ा टफ है, कुछ टफ नहीं है। बना नहीं लेंगे क्या? तुरंत बनाइए, बनाइए तो आपका काम हो गया। बहुत आसान है ये। करते रहिए बेटा, करते रहिए। देखिए आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये है। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो यही था। ये है भैया फ्लोएम और ये है जाइलम। अनइक्वल रेडियाई है ना, इसी को रेडियल जो है अरेंजमेंट हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, वैस्कुलर बंडल के टाइप में ये कौन सा टाइप है? रेडियल वैस्कुलर बंडल। चलो बस यही बताना था। अब मेरी बात को समझो ध्यान से। ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, इसके बीच में जो टिश्यूज़ हैं इन्हीं को क्या कहा गया? कंजक्टाइव टिश्यू। क्या बोला? आप समझ में आ गई बात? इसी को खाली कंजक्टाइव टिश्यू बोला। यही केवल समझाना था, बाकी सब तो आसान है। देखिए देखिए लिखा है, आपको पता भी है ये बात, तो आपको खुद ही पता है कि कैम्बियम रिंग जाइलम और फ्लोएम के बीच में होती है और यही सेकेंडरी ग्रोथ में क्या बनाती है? कनेक्ट होती हैं, जिसकी वजह से एज ऑफ ट्री देखते हैं हम लोग। केवल आप यहाँ लिखिए, ये लिखवा दिया ना, पिथ इज स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिशियस। ओके डन। ये देखो, तो मैंने आपको जहाँ तक डायग्राम बनवाया है वो है एंडोडर्मिस। आपकी कॉपी में देखिए बनवाया है ना। ये है एंडोडर्मिस, ये लेयर, और इस लेयर के तुरंत बाद वाली लेयर इस पेरीसाइकल। पेरीसाइकल के बाद पूरा ये सब क्या है? तो कहेंगे सर ये जो बीच में जो भरा हुआ है ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में, दिस इज कंजक्टाइव टिश्यू, और सेंटर वाला इज पिथ। एक और चीज़ इसमें जानने के लायक है, मेटाजाइलम देखो कहाँ पे है, और प्रोटोजाइलम। मेटाजाइलम और ये सब आना चाहिए। अब तो सिलेबस से ही हट गया। हाँ पहले था जाइलम की पूरे, प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम एक पूरा टॉपिक था। पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं। हाँ इससे अच्छा सीधे ये थ्योरी वाला क्वेश्चन पेपर बना देते, कहते जाओ लिख दो। लिखिए इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखिए। यूजुअली यही एग्ज़ाम में आएगा। यूजुअली 2 to 4 जाइलम एंड फ्लोएम। बेटा आप चुप हो जाओ और पढ़ लो। कैम्बियम रिंग, देखिए कैम्बियम रिंग डेवलप बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। स्टील तो मैंने आपको लिखवा ही दिया था, तो जहाँ पे भी आपने स्टील लिखा था वहाँ पे कहाँ से शुरू किया था? एंडोडर्मिस से लेकर के पिथ तक सब कुछ। एंडोडर्मिस के बाद पेरीसाइकल, पेरीसाइकल के बाद वैस्कुलर बंडल, कंजक्टाइव टिश्यू, ये सब क्या है? स्टील।
ओके, इसका एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वही आएगा। 2 से 4 वैस्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम मिलकर क्या बनाते हैं? वैस्कुलर बंडल। यही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बस। चलिए, मोनोकॉट रूट में सब कुछ होगा, बस वैस्कुलर बंडल की संख्या बदल जाएगी। हेडिंग डालिए। लिखो लिखो मोनोकॉट रूट में लिखो 6 to 8 वैस्कुलर बंडल या जाइलम एंड फ्लोएम बस। एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी एक शब्द बोलती है और वो शब्द ये है, सुनिएगा। एनसीईआरटी के ये शब्द बोलती है, एज कंपेयर्ड टू डाइकॉट रूट विच हैज़ फीवर जाइलम बंडल। इस बात का ये मतलब है कि मोनोकॉट और डाइकॉट रूट में वैस्कुलर बंडल कम है। समझे? अक्सर करके बच्चों को लगता है कि ये मोनोकॉट में कम है। किस में कम है? डाइकॉट में। मोनोकॉट में वैस्कुलर बंडल ज़्यादा होता है। चलो, बाकी सब कुछ तो बिल्कुल सिमिलर होगा। लिखो else everything is similar to dicot root, like epidermis, then cortex, then endodermis, pericycle। ठीक है, उसके बाद वैस्कुलर बंडल, यही एक एक्सेप्शन है। ये क्या है? 6 से 8। उसके बाद कंजक्टाइव टिश्यू और आखिरी में पित्त। यहाँ पित्त के बारे में दिखवा ना बेटा, यहाँ पित्त के बारे में लिखिए। वहाँ पित्त स्मॉल था, यहाँ पित्त लार्ज है। वहाँ पित्त स्मॉल था और यहाँ पित्त लार्ज है और वेल डेवलप्ड है। और यहाँ 6 to 8 को कहते हैं पॉली आर्च कंडीशन। कौन सी कंडीशन? एक और, इट डू नॉट अंडरगो सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, मतलब सेकेंडरी ग्रोथ का दूसरा नाम क्या था? लेटरल ग्रोथ। नहीं होती, नहीं होती। सॉरी, हो गया? यहाँ तक समझ में आ गया? आ गया? डायग्राम दोबारा बनाने की ज़रूरत है कि ठीक है? देख लीजिए, चाहे तो एक बार देखना हो तो देख लीजिए, बिल्कुल वही वैसा ही डायग्राम रहेगा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डाइकॉट स्टेम। हेडिंग डालिए डाइकॉट स्टेम। चलो, अच्छा, रूट में सबसे बाहर की लेयर क्या थी? एपिडर्मिस। उसके का दूसरा नाम था एपीब्लेमा, और उसकी कुछ सेल क्या बना रही थी? रूट हेयर। यहाँ पे भी रूट हेयर बनेगा, लेकिन उसको क्या कहेंगे? ट्राइकोम। क्या कहेंगे? ठीक। हेडिंग डालिए एपिडर्मिस।
कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल। क्या, क्यों? वाटर लॉस को बचाने के लिए, टू प्रिवेंट ट्रांसपिरेशन लॉस। क्योंकि ये सनलाइट के कांटेक्ट में है ना स्टेम। लिखो मे बियर ट्राइकोम। आपको पता है ना ट्राइकोम क्या आता है? मल्टी सेलुलर रूट है, स्टेम एपिडर्मल हेयर। माफ कीजिएगा। एंड फ्यू स्टोमेटा, इंपॉर्टेंट। दूसरा लिखो मल्टी लेयर्ड। मल्टी सेलुलर लिखो, ज़्यादा अच्छा वर्ड। ट्राइकोम इज मल्टी सेलुलर, ठीक है। आगे यहाँ तक चलिए। अब हम इसके बाद पढ़ने जा रहे हैं एपिडर्मिस के बाद क्या पढ़ा था तुम लोगों ने? रूट में क्या? कॉर्टेक्स। लेकिन यहाँ पर कॉर्टेक्स 3 पार्ट में डिवाइड है, वहाँ पर कॉर्टेक्स 2 पार्ट में था, कॉर्टेक्स जनरल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस। यहाँ हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस। देखो ये पॉइंट लिखो, पूरा नोट करो। देखो कॉर्टेक्स 3 सब जोन्स, ऐसे लिखो। व्हाट इज कॉर्टेक्स? तो लिखिए multiple layers of cells। Cortex is a multiple layer of cell between epidermis and pericycle, and it consists of 3 subzones: hypodermis, general cortex and endodermis. Hypodermis is outer and it is inner. चलिए आगे पढ़ते हैं। पढ़ें? चलिए यहाँ से आप लोगों को पढ़ाया था CD, बोला था ना एक दिन, CD और MS। लिखो लिखो हाइपोडर्मिस। पहले कुछ बात लिख लेंगे, फिर एक साथ डायग्राम बना के पढ़ लेंगे। लिखिए आउटर composition कॉलन काइम। तो यहाँ से हमने एक चीज़ सीखी, CD कॉलन काइमा डाइकॉट, क्या? हाइपोडर्मिस। यही इंपॉर्टेंट था।
फंक्शन देखो क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट। जनरल कॉर्टेक्स कहाँ पर प्रेजेंट है? जस्ट बिलो हाइपोडर्मिस। ठीक है, दिस इज राउंडेड राउंड सेल, थिन वॉल पैरेन्काइमेटस। और यहाँ पर क्या होगा? इंटरसेलुलर स्पेस होगा कि नहीं होगा? होगा, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट। ओके, हो गया नोट। पैरेन्काइमा है तो मेन काम क्या होगा? फूड स्टोर। डन। क्या कर रहे हो? ऐसा क्या लिख रहे हो? नहीं लिख पा रहे। इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट हो गया ना? पढ़ लो आगे। इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स क्या है? एंडोडर्मिस। यहाँ लिख लो, देखो इनर मोस्ट, देखो यहाँ पर एंडोडर्मिस, इनर मोस्ट लेयर कॉर्टेक्स। इम्पॉर्टेंट है, इसमें एक और पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इसका दूसरा नाम है स्टार्च शीद। इसका दूसरा नाम है स्टार्च शीद। क्यों है? बिकॉज एंडोडर्मिस इज रिच इन स्टार्च ग्रेन। मतलब इसके अंदर जो सेल के अंदर जो डिपॉजिट है उसका किसका ज़्यादा है? स्टार्च का। तो इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है? स्टार्च शीट। लेकिन हर जगह यूज होगा कि सिर्फ डाइकॉट स्टेम में? डाइकॉट स्टेम में। ओके, चलो देखो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फिर। लिखा है ना ऑल्सो कॉल्ड ए स्टार सीड। हेडिंग डालो। पेरीसाइकिल। पूरा पॉइंट लिख लो। यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात लिखी है, सेमी ल्यूनर पैचेस। तो लिखा हुआ है कि जो पेरीसाइकिल है, देखो पेरीसाइकिल, मैं ये डायग्राम दिखा रहा हूँ तब तुमको समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये है पेरीसाइकिल। चांद जैसा नहीं दिख रहा है? आधा चांद ना, इतने को देखो, अगर इतने को चांद जैसा नहीं है, उल्टा। तो इसी को कहते हैं सेमी ल्यूनर। कैसा होता है? सेमी ल्यूनर। तो देखो पेरीसाइकिल एंडोडर्मिस के बाद प्रेजेंट है। तो आपको मैंने आज जहाँ तक पढ़ाया, देखिए देखते जाइएगा। मैंने आपको एपिडर्मिस पढ़ाया, उसके बाद मैंने आपको हाइपोडर्मिस पढ़ाया, उसके बाद मैंने जनरल कॉर्टेक्स पढ़ाया, उसके बाद मैंने एंडोडर्मिस पढ़ाया, और उसके बाद मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ? पेरीसाइकिल पढ़ा रहा हूँ कि नहीं? तो देख रहे हैं हम लोग बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं। इसको भी साइड में लिखते जाइए, आपको खुद ही आता जाएगा। EHC फिर EN लिख लो, पेरीसाइकिल लिख लो। माफ़ कीजिएगा। और ज़रा इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा किसका बना हुआ है?
रूट में किसका बना था? थिक वॉल्ड पैरेनकाइमा। रूट में किसका बना था? थिक वॉल्ड पैरेनकाइमा। यहाँ किसका बना है? स्क्लेरेनकाइमा। ये सब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। हो गया? चलो अब हम लोग एक शब्द लिखा हुआ है यहाँ देखो, मेडुलरी रे लिखा हुआ है ना। अब ये थोड़ा सा सीख लो। तुम लोगों ने कभी ये कॉलम बनते हुए देखा है? पिलर। अगर तुमने ये कॉलम बनते देखा होगा, देखिएगा पहले तो मैं कॉलम बनाऊं ढंग का। कुछ ऐसा होता है और इसको कुछ बांधे रहता है, देखा है कभी? ऐसे होता है, छड़ से बांधते हैं। पहले यही काम करते थे, यही मेन काम था। वो तो पढ़ाना मजबूरी में शुरू किए। अब मेरी बात को समझिएगा, मैं इसका और सेक्शंस को छोटा कर रहा हूँ। ये ऊपर वाला गोला है ना, मैं उसी को बनाया हूँ यहाँ पे। और मैंने जो है इसके बाहर बनाया है फ्लोएम, और अंदर क्या बना दिया है। और इसके बाद वही वो पीली वाली सरिया को मैं सफ़ेद करूँगा, उसी के सहारे मैंने इसको जोड़ दिया। इसका मतलब इसके अंदर की जो सेल्स होती थी उसको हम क्या कहते थे? पित्त। क्या कहते थे? अब आप देखते जाइएगा मैंने बनाया क्या है, आपको खुद ही समझ में आएगा। सबसे बाहर की लेयर को मैं एपिडर्मिस बोल दूं, उसके अंदर की लेयर को मैं हाइपोडर्मिस बोल दूं, उसके बाद मैंने बना दिया कॉर्टेक्स। अब इसके बाद फिर मैंने बना दिया क्या? एंडोडर्मिस। और इसके बाद मैंने फिर से बना दिया पेरीसाइकल। दिख रहा है? पेरीसाइकल के बीच में रूट में कंजक्टाइव टिश्यू कहते थे ना, लेकिन यहाँ पर कोई अलग से नाम नहीं देंगे, इसको क्या कहेंगे? पेरीसाइकल। अच्छा, इसी पेरीसाइकल के बीच में तो ये वाली लेयर आई है। हाँ, तो ये एक्चुअली लेयर होगी कि कुछ सेल्स होंगी, और कुछ स्पेशल तरीके का ओरिएंटेशन भी होगा इनका। हाँ, और इसी स्पेशल तरीके के ओरिएंटेशन वाली सेल को कहते हैं मेडुलरी रे। क्या कहते हैं? और मेडुलरी रे की मेडुलरी रे मान लो ऐसे चल रहा है, ठीक है? तो इसकी कुछ सेल्स इधर की तरफ ग्रो करेंगी, कुछ सेल इधर की तरफ, कुछ सेल इधर की तरफ, कुछ सेल इधर की तरफ। सेल ऐसे जा रही है, लेकिन ये जो सेल डिवाइड हुई, इसकी एक इधर डिवाइड हुई, एक इधर डिवाइड हुई, जिसकी वजह से जो मेरी यहाँ पर सेल थी उससे ये अटैच हो गई और क्या बना दी? रिंग। कुछ आ रहा है? नहीं आया? अरे ये मेरे पिलर्स, हम यहाँ देखना, ये पिलर्स थे, और इस पिलर में यहाँ वेस्कुलर बंडल थे। तो कुछ उस पिलर के उस सरिया के बगल में कुछ पतली पतली सेल्स रेडियली निकल गई। कैसी निकली? तो अगर मैं तुमको ऐसे बोलूँ कि ये मेरा स्टेम है, तो मेरा वेस्कुलर बंडल कुछ इस तरीके से अरेंज रहा होगा ना, तभी तो ऐसे अरेंज रहा होगा ना। और इसके बगल में मेरी कुछ बगल की सेल्स थी, वो सरिया की तरह निकल रही हैं ऐसे। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, ऐसे नहीं निकल रही, ये तो निकल ही चुकी हैं, ये तो आप पढ़ ही चुके हैं। इस तरीके का ओरिएंटेशन है, इस तरीके का। किस तरीके का ओरिएंटेशन है?
इस तरीके का सेल का अरेंजमेंट है। सेल का अरेंजमेंट किस तरीके से है? आ जाएगा, अब आ जाएगा, तुम लोग देख लेना। यहाँ जो सेंटर पे सेल्स होती थी इसको हम क्या कहते थे? पिथ। और वैस्कुलर बंडल के बगल बगल में जो होती थी सबको क्या कहते थे? पेरिसाइकल। हाँ एक ही बार आने की टाइम देरी है, उसके बाद तो आप लोग जो है पढ़ाने लगोगे। हैं? प्रश्नोत्तर 2.0 नहीं खोलना है। हाँ, ये अब हम ही खोलेंगे। ये है पेरिसाइकल। 2-3 लेयर बना दे रहा हूँ। अरे पेरिसाइकिल कह रहा हूँ, एंडोडर्मिस मान लो, ये वाले को पेरिसाइकिल मान लो। हाँ, ये मान लो तुम वैस्कुलर बंडल, और इसके बाहर बाहर क्या था? ये हो गया तुम्हारा जनरल कॉर्टेक्स। उसके बाद ये क्या है? एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस, हाइपो। और इसके भी बाहर क्या होगी? इस एपिडर्मिस। ऐसा ही है ना? तो ज़रा देखो ये अरेंजमेंट में ये रेडियस के अलोंग, ऐसा नहीं लग रहा? रेडियस का मतलब क्या होता है? सेंटर से इधर ना। तो इसी तरीके से सेल लगी भी तो है रेडियली। कैसे लगी है? तो इस तरीके के रेडियल अरेंजमेंट वाली सेल को क्या कहते हैं? मेडुलरी रे। क्या कहते हैं? अब मेडुलरी रे की जो ये सेल है, ये सेल आगे चल करके इधर और इधर डिवाइड होगी। देखो ये एक रिंग कंप्लीट कर रही है कि नहीं की, कि नहीं की? समझ में आया? यही होता है। डायग्राम साथ में बनाया करो, तभी सब कुछ आएगा। सही बता रहे हैं? अब इतना टाइम तो है नहीं कि मैं कहूँ नहीं रुको, बनाओ, नोट करो। लेकिन काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको सिखा दी मैंने। मेडुलरी रे अक्सर लोगों को समझ नहीं आता वो रेडियल अरेंजमेंट क्या है, राइट? नहीं, बढ़िया पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, नहीं अब केवल कुछ अच्छी बातें, मेडुलरी रे लिखो। इन बिटवीन vascular bundles few layer of readily placed parenchymatous cells। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? दूसरा पॉइंट लिखो, वैस्कुलर बंडल्स अरेंज्ड इन रिंग। and it is the characteristic of dicot stem। वैस्कुलर बंडल के बारे में कुछ खास बात देखो, कंजॉइंट ओपन, सर आपको बोला था ना वो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। देखिए यहाँ पे लिखा है, आता कुछ नहीं, यहाँ पर लिखिए एंडार्च प्रोटोजाइलम। ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। और ठीक है, चलो अब यहाँ पर एक पॉइंट और नोट कर लो पित्त के बारे में। पित्त लिखो,
लार्ज नंबर ऑफ पैरेनकाइमेटस सेल, और सेल कैसी होंगी? राउंडेड। ऑक्यूपाई सेंट्रल पोर्शन। कहाँ पर पिथ इनकॉन्स्पिशियस या स्मॉल था? डाइकॉट रूट कहाँ पर आना चाहिए तुरंत? सॉरी, यहाँ तक समझ में आ गया? तो मैंने डिटेल तो सारी डिस्कस कर ली आपको इस चैप्टर में, अब इस टॉपिक की। अब यहाँ जरा इसका देखते हैं स्ट्रक्चरली ये कैसा है। लिख लिया? नोट करो। लार्ज नंबर ऑफ पैरेनकाइमेटस सेल, सेल कैसी होगी? राउंड एंड ऑक्यूपाई सेंट्रल पोर्शन ऑफ स्टेम। हो गया? चलिए एक सेकेंड, डायग्राम इसका ये डायग्राम देखिए, देखिए इधर देखिए। चलिए, ये इसी का सेंटर से लेके यहाँ तक के पोर्शन का वो है स्टडी। सबसे बाहर की लेयर इज एपिडर्मिस, एपिडर्मिस उसके बाहर क्यूटिकल की लेयर है, उसके बाद ये देखिए ये एपिडर्मल हेयर जिसको हम ट्राइकोम कहते थे। कोई दिक्कत यहाँ से यहाँ तक में? कोई दिक्कत नहीं। सॉरी। इसके बाद देखो यहाँ पे लिखा है कोलेनकाइमा, तो मतलब ये क्या है? हाइपोडर्मिस। किसकी बात कर रहा है? सेकेंड लेयर। और ये कोलेनकाइमा एक लेयर है कि 2-3 लेयर का बना है? 2-3 लेयर ना। इसके बाद देखो पैरेनकाइमा लिखा है, पैरेनकाइमेटस सेल, इसका मतलब क्या? किसकी बात कर रहा है? जनरल कॉर्टेक्स। किसकी बात कर रहा है? जनरल कॉर्टेक्स। अच्छा, जनरल कॉर्टेक्स से जस्ट बाद वाली लेयर इज एंडोडर्मिस। कौन सी लेयर? ये वाली लेयर, ये ब्लैक वाली, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस से कोई भी चीज़ ऐसे अंदर आ नहीं सकती। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सिम्प्लास्टिक पाथवे। और इसी एंडोडर्मिस के तुरंत बाद देखो बेटा ये सेमी ल्यूनर पैचेस की तरह क्या है? पेरीसाइकिल। क्या है? पेरीसाइकिल। और देखो पेरीसाइकिल वहाँ पर स्क्लेरेनकाइमा का बना है कि नहीं? हालांकि यहाँ दिया ही नहीं है पेरीसाइकिल किस चीज़ से बना है। स्क्लेरेनकाइमेटस है। कैसा है? अब इसके बाद देखो पेरीसाइकिल के तुरंत बाद पेरीसाइकिल के तुरंत बाद क्या बना है? वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल में बाहर की तरफ फ्लोएम होता है कि नहीं होता है? तो देखो जरा, ये फ्लोएम लिखा है, इसके बाद बीच में कैम्बियम है, वैस्कुलर कैम्बियम कहते हैं इसको। यही आगे सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम बनाएगा। और ये देखो कैम्बियम के तुरंत बाद मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम। इसका मतलब क्या है? सेकेंडरी जाइलम और प्राइमरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम सबसे अंदर, दैट इज प्रोटोजाइलम। मेटाजाइलम इसी का पार्ट है। अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है कि वैस्कुलर बंडल के, कैम्बियम के और 2 वैस्कुलर बंडल के बीच बीच में जो कुछ स्पेशल सेल हैं जिनको हम कहते हैं मेडुलरी रे। क्या पढ़ा दिया है कि नहीं पढ़ा दिया? पढ़ाया था। इसके तुरंत अंदर क्या बोला था भैया? पिथ बोला था। लार्ज था, पैरेनकाइमेटस था, राउंडेड था। अंदर का जितना भी पोर्शन है किसका बना है? ऐसे आना चाहिए, इतना एकदम क्लैरिटी। कैम्बियम का काम होता है सेकेंडरी ग्रोथ में मदद करता है, पेड़ की चौड़ाई बढ़ाने में, थिकनेस बढ़ाने में। तो सेकेंडरी फ्लोएम बाहर की तरफ, सेकेंडरी जाइलम अंदर की तरफ। अगर तुमने कल की क्लास की होगी तो तुम्हें पता होना चाहिए। कल मैंने कैम्बियम पढ़ाया होगा, पढ़ाया कि नहीं? सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम, ये भी अरे पूरा डायग्रामेटिक था। तो उसको आगे शिफ्ट कराएगा, प्राइमरी फ्लोएम को बाहर की तरफ और प्राइमरी जाइलम को अंदर की तरफ। ये पार्ट भी मैंने आपको पढ़ा दिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मोनोकॉट स्टेम। मोनोकॉट स्टेम करने के बाद डाइकॉट लीफ और मोनोकॉट लीफ चैप्टर ख़त्म। पहले बहुत अच्छा था, पहले इसमें लेटरल ग्रोथ के बारे में भी डिस्कशन था, अब सब हटा दिया। ठीक है, चलिए, थैंक यू।